ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। मतलब क्या कि एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा बोल सकता है। एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा बोल सकता है। हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे जब कार्यक्रम रहते हैं तो जो एंकरिंग करते हैं उनको बोला जाता है वक्ता। क्या बोला जाता है? वक्ता। तो उनको वक्ता जब बोला जाता है जब वो पहले क्या हो? श्रोता हो। तो एक अच्छा श्रोता ही क्या बनेगा? वक्ता। ऐसा नहीं होगा कभी कि वक्ता श्रोता बनेगा। जब उसने कभी चीज सुनी ही नहीं है तो बोलेगा कैसे? जब अपन एंकरिंग करने आते हैं माइक पे, यदि कोई अतिथि आते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथि को हम स्वागत करते हैं, फलाने सिंह को नंबर से बुलाते हैं, उनका स्वागत करवाते हैं। तो ये सब कौन करता है? वक्ता, क्योंकि उसने पहले सब चीजें सुनी है तो फिर वो सिस्टमेटिक वहां पे करवाता है। तो एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। अगला लिखो, खालिस्तान बौद्धिक विकास में, लिखो खालिस्तान बौद्धिक विकास में सहायक होता है। खालिस्तान बौद्धिक विकास में सहायक होता है। खालिस्तान बौद्धिक विकास में सहायक होता है। तो आंसर लिखो कठिन। कठिन जो बुद्धि का विकास होता है वही हमेशा सक्सेस होती है। जो सरल सरल पढ़ते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं। अगला लिखो, श्रवण के प्रकार बताइए। लिखो श्रवण के प्रकार। श्रवण के प्रकार। श्रवण के प्रकार। तो लिखो श्रवण के मतलब सुनने के 4 प्रकार होते हैं। लिखो श्रवण के 4 प्रकार होते हैं। श्रवण के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला लिखो चयनात्मक श्रवण। चयनात्मक श्रवण, अपन ने किसी के मुंह से बातें सुनी है लेकिन अपन चयन करते हैं कि अपने को कौन सी इसमें से बोलनी है। ठीक है ना? तो चयनात्मक श्रवण। दूसरा लिखो सक्रिय श्रवण। सक्रिय श्रवण। हाँ, तीसरा लिखो निष्क्रिय श्रवण। सुनने के बाद में अपन कुछ बोल ही नहीं पाते जैसे भगवान सिंह। निष्क्रिय श्रवण। अगला लिखो प्रभावी श्रवण, जैसे तौसीफ खान। प्रभावी श्रवण। एक होता है ट्रिपल लिसनिंग। सुन लो पहले इसका मतलब क्या है। ट्रिपल लिसनिंग। लिसनिंग मतलब क्या होता है? सुनना। सुनना। लिसनिंग मतलब बोलते हैं सुनना। ठीक है ना? एक होता है लिस्पर। लिस्पर मतलब होता है तोतलाना। क्या होता है? आप बोल तो रहे हो लेकिन कैसे बोल रहे हो? तोतला के, तो उसको बोलते हैं लिस्पर। तो ट्रिपल ए लिसनिंग का मतलब ये है कि आपने किसी बात को यदि अच्छे से सुना है तो अच्छे से बोल सकते हो। ये बात किसने की? तो मनोवैज्ञानिक ने। तो क्वेश्चन लिखो ट्रिपल लिसनिंग। लिखो ट्रिपल ए लिसनिंग। ट्रिपल ए लिसनिंग स्किल्स क्या है? स्किल्स मतलब होता है वार्तालाप। ट्रिपल ए लिसनिंग स्किल्स। ट्रिपल लिसनिंग स्किल्स क्या है? तो लिखना। हाँ, तो मैं आपको बता दूं जो आपने पढ़ा अभी तक एटीट्यूड। क्या पढ़ा है? एटीट्यूड। एटीट्यूड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घमंड। घमंड तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। इसी को बोला जाता है मनोवृत्ति। क्या बोला जाता है? जिसमें अपने आप में क्या रहता है? घमंड रहता है, उसको बोलते हैं मनोवृत्ति। उनके मन में ही रहता है तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? मनोवृत्ति। जो एटीट्यूड होता है वो अपने अंदर ही होता है। किसी किसी को ईगो ज्यादा होता है। ईगो का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड, ईगो। ईगो का मतलब भी क्या होता है? ईगो मतलब भी घमंड ही है। तो उसे भी आप बोल सकते हो मनोवृत्ति। जैसे कोई के पास पैसे ज्यादा है तो उसे उस चीज का क्या रहेगा? घमंड। किसी को कुछ ज्यादा याद है तो उसे क्या रहेगा? किसी को हर बार परीक्षा में ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो उसको उसका ही क्या है? ईगो। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है। तो लिखो लिसनिंग, ट्रिपल लिसनिंग में सबसे पहले लिखो एटीट्यूड। लिखो एटीट्यूड। फिर लिखो अटेंडेंट। लिखो अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या होता है? अटेंशन बोलते हैं ना अपन। अटेंशन, रेस्ट। अटेंशन मतलब होता है सावधान, ध्यान। बोलते हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में अटेंशन, रेस्ट। अटेंशन मतलब सावधान, रेस्ट मतलब विश्राम। बोलते नहीं बोलते? लिखो आगे अटेंशन तथा एडजस्टमेंट। लिखो तथा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। हाँ, तथा एडजस्टमेंट को ही सामूहिक रूप से
को ही सामूहिक रूप से ट्रिपल ए लिसनिंग स्किल्स कहा जाता है। को ही सामूहिक रूप से ट्रिपल ए लिसनिंग स्किल्स कहा जाता है। बीच में कौन बैठा है? हरिओम। कुछ पढ़ रही है? मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, उसे मैं आपसे पूछूं कि ट्रिपल ए लिसनिंग मतलब 3 तरह की बातें किसमें कही जाती है जिसमें क्या हो? एटीट्यूड हो। किसमें? ईगो लिख लिया होगा आपने वाले। तो एटीट्यूड हो गया, एक अटेंशन हो गया, एक क्या हो गया? एडजस्टमेंट हो गया। ये तीनों चीजें हैं तो ईगो तो हो ही गया उसमें, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल ए लिसनिंग, ठीक है ना। अगला लिखो, अब आ जाओ सीधे लिखो, सुनने का तात्पर्य क्या है? किसी की बात जो अपन सुनते हैं उसका तात्पर्य क्या है? लिखो, सुनने का तात्पर्य क्या है? अब मुझे बता दो आप कि अपन जो सुनते हैं तो अपन किसी की बात भी सुनते हैं, वो फोन से भी सुनते हैं, फेस टू फेस भी सुनते हैं, किसी की बैंड बाजे की ध्वनि भी सुनते हैं। हर चीज को अपन क्या करते हैं? सुनते हैं ना। लेकिन कोई ज्यादा सुनता, कोई कम सुनता है। तो ज्यादा कौन सुनता है? ज्यादा बोलता है। हाँ, ये तो थोड़ी ना। जो ज्यादा वो सुनता है जिसके कान के पर्दे आर पार हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली है, कुत्ता जो है हर चीज को क्या करता है? सुनता है। सुनता है प्लस सूंघता है, ठीक है ना। तो सुनता क्यों है? एक सांप है, सांप को देखना तुम, सांप भी यदि कमरे में अंदर आ गया और आपने यदि पैर बजा दिया तो वहीं का वहीं रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जीवन काल कम है। कुत्ते का जीवन काल होता है कम से कम 10 साल। बस कितना होता है? 10 साल कुत्ता जिएगा, उसके बाद मर जाएगा। एक सांप की उम्र भी है ज्यादा से ज्यादा 10 साल, बस उसके बाद सांप भी मर जाएगा। बिल्ली की उम्र भी कितनी है? 10 साल। इन जिनके कान के पर्दे क्या है? आर पार है, जिनको सब कुछ सुनाई देता है, जिनको बोला जाता है क्या? पराश्रव्य तरंग। क्या बोला जाती है? एक तो होती श्रव्य, एक होती अश्रव्य और एक होती पराश्रव्य। तो पराश्रव्य तरंगों कौन छोड़ता है? चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है ना। जिनको क्या होते हैं? कान के पर्दे आर पार होते हैं, उनको बोलते हैं अपन क्या? अल्ट्रा वायलेट सॉन्ग्स, ठीक है ना। पराश्रव्य तरंगे। तो लिखो उसमें कि सुनने का तात्पर्य क्या है। तो पहला लाइन लिखो उसमें, लिखो आसपास मौजूद, अपने आसपास मौजूद, अपने आसपास मौजूद उद्दीपकों, अपने आसपास मौजूद उद्दीपकों से उत्पन्न, उद्दीपकों से उत्पन्न आवाज का कानों तक पहुंचना, आवाज का कानों तक पहुंचना। अपने आसपास मौजूद उद्दीपकों की आवाज का अपने कान तक पहुंचना। दूसरा लिखो, किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना। दूसरा लिखो, किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना। अगला लिखो, चेतन रूप से, कहाँ है चेतन? चेतन रूप से, चेतन रूप से कुछ विशेष ध्वनियों पर ध्यान देना। चेतन रूप से कुछ विशेष ध्वनियों पर ध्यान देना, ये होता है सुनने का तात्पर्य। एक ही काम नहीं, मोबाइल से बात करके सुन लो बस, ठीक है ना। हाँ लिखो, यदि, अगला क्वेश्चन लिखो, यदि, यदि आपके पढ़ते समय, यदि आपके पढ़ते समय, हाँ अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पढ़ते समय, यदि आपके पढ़ते समय अगर आसपास, अगर आसपास कोई शोर हो रहा हो तो, कोई शोर हो रहा हो तो, क्या करना चाहिए अपने को? हाँ, दूर चले जाना चाहिए। गलत, दूर का चल जाए घर में से, नहीं कर सकते। अगला बताओ, है? ये भी गलत जवाब है। गलत जवाब, हेडफोन लगा लो, गलत जवाब। हाँ लिखो उसका जवाब, लिखो, हमें उस शोर पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। सर आवाज तो आएगी, आएगी लेकिन ध्यान मत दो।
लिखो हमें उस शोर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या था पता है? इसमें ऑप्शन सुन लो पहले क्या क्या थे। पहला ऑप्शन तो था मुंह ढककर कुछ देर सो जाना चाहिए तो जरूरी है क्या है? गलत है ना। अगला था कि उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो सही है। अगला था कुछ देर बाहर निकलकर उसमें शामिल हो जाना चाहिए अगला था हमें उसे शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसका आंसर आपका अरिहंत ने दिया है कि हमें उस समय उस शोर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि पढ़ते समय वो चीज हो रही है, तो कुछ समय के लिए हो रही है। आपके 24 घंटे पढ़ते हो गया तो फिर ठीक है ना। लिखो अगला, श्रवण कैसी प्रक्रिया है? लिखो सुनना कैसी प्रक्रिया है। आप बताओ कैसी प्रक्रिया होगी सुनना? तो अच्छी थोड़ी ना आएगा ऑप्शन में। सुनना कैसी प्रक्रिया है, तो लिखो इसका आंसर होता मानसिक एवं सक्रिय। मानसिक एवं सक्रिय प्रक्रिया। हाँ। अगला लिखो, सुनने के कितने प्रकार होते हैं? अभी बताया था 4 प्रकार। सुनने के 4 प्रकार होते हैं। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? चयनात्मक, सक्रिय, निष्प्रभावी, मतलब कौन सा? अप्रभावी, और एक था सक्रिय, और एक था निष्क्रिय, एक था चयनात्मक और एक था प्रभावी। ये याद रखना, सुनने के 4 प्रकार हैं। अगला लिखो, लिखो चेतन कार्य से क्या आशय है? चेतन कार्य से क्या आशय है? इसमें से क्वेश्चन आएंगे कि जैसे हाँ आएंगे ना। तो लिखो चेतन कार्य से आशय, पहला तो मनोवृत्ति, हाँ। दूसरा देखो ध्यान देना, हाँ। तीसरा लिखो समायोजन। चेतन तेरे नाम के इतने मतलब है, समझ रही हैं? लिखो ये सभी मनोवृत्ति हो गया 1, ध्यान देना हो गया 2, समायोजन हो गया 3, चौथा ये सभी। अगला लिखो, आंसर क्या है? ये सभी लिखो निम्न के कारण श्रोता ऊँघने लगते हैं। किसके कारण? ऊँघने नींद के कारण। हाँ निम्न के कारण, नींद का थोड़ी ना, निम्न के कारण। तो लिखो निम्न के कारण श्रोता ऊँघने लगते हैं। श्रोता ऊँघने लगते हैं। श्रोता, हाँ। तो बताओ किसके कारण ऊँघने लगते होंगे? अभी आप घर से आए, आपने लपक के खाना खा लिया, आप क्या करोगे? भले मैं कुछ भी बोलूं, सो जाओ। अभी आप थक गए बिल्कुल, है नहीं? थक के हार गया, बैठे, ऊपर से पंखा चल गया, आप बिल्कुल मजा आ गया, है नहीं? तो ये सब क्या ऊँघने के कारण है। तो लिखो उसका आंसर, ज्यादा अधिक खाना। सबसे पहला रीजन ज्यादा अधिक खाना। दूसरा लिखो थके होने के कारण। तीसरा लिखो अधिक गर्मी होने के कारण। अब गर्मी आ रही है, अपने क्या आएगी? आलसी। अपन क्या हो जाएंगे हम? देखना तुम, अभी तुम्हें बता दूं मैं, ठंड में जो चीजें याद होती है वो गर्मी में याद। ठंड में तुम यदि जिम भी जाओगे तुम्हारा शरीर बन जाएगा, वो गर्मी में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी में अपने को बेचैनी होती, कोई से काम कर लो, थोड़ी देर करने के बाद भागोगे वहां से, ठंडी हवा में जाओगे, ठीक है ना? तो गर्मी में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना? लिखो, तो इसके 3 कारण हो गए। अगला लिखना, ट्रिपल ए लिसनिंग। लिखो ट्रिपल ए लिसनिंग। मैं आपसे अभी पूछूंगा, लिखो ट्रिपल ए लिसनिंग में कौन शामिल नहीं है? ट्रिपल ए लिसनिंग में कौन शामिल नहीं है? तो आपको पता है, एक तो एटीट्यूड होता है, एक एटीट्यूड, एक एडजस्टमेंट, 2 अटेंशन 3, और 3 तो बता दें। हाँ। तो लिखो 4 ऑप्शन आप बता दो कौन सा शामिल नहीं होता। तो लिखना, पहला तो होता है मनोवृत्ति, होती है कि नहीं होती है? उसको क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। दूसरा होता है अटेंशन, मतलब क्या होता है? ध्यान देना, होता है कि नहीं होता है? होता है। तीसरा लिखो एडजस्टमेंट, होता है कि नहीं होता है? होता है। पर एक चीज नहीं होती है, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स मतलब क्या होता है? बहस, विचार। लिखो, बोलते हैं ना ये बहुत आर्गुमेंट कर रहे हैं। आर्गुमेंट्स मतलब क्या होता है? बहस करना, विचार करना। तो लिखो आर्गुमेंट्स नहीं होता किसमें? ट्रिपल लिसनिंग में। अगला लिखो,
देखो ट्रिपल ए लिसनिंग में श्रोता की मनोवृत्ति कैसी होना चाहिए? ट्रिपल ए लिसनिंग में सुनने वाले की मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए? कैसी होना चाहिए? आप किसी से कुछ बातें कर रहे हो तो सामने वालों को क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या लिखा? ट्रिपल ए लिसनिंग में आदमी की मनोवृत्ति कैसी होना चाहिए? तो सकारात्मक होनी चाहिए। दीपक गोविंद सोलंकी आ गया फोन क्या? लिखो सकारात्मक होनी चाहिए। लिखो समुचित प्रक्रिया देने हेतु, इस पाठ का सारांश ये है, समुचित प्रक्रिया देने हेतु आवश्यक हैं। ये सारी बातें जो अपन ने बोली है, इन सभी के लिए आवश्यक क्या है? तो लिखो पहला विनम्र, आदमी को कैसा होना चाहिए? विनम्र। दूसरा लिखो ईमानदार, कैसा होना चाहिए? ईमानदार। तीसरा लिख लो मुक्त। हाँ, चौथा लिखो ये सभी। तो कैसा होना चाहिए? ये सभी होना चाहिए। एक अच्छे आदमी की पहचान है कि वो हमेशा कैसा होता है? ईमानदार होता है, ठीक है ना। और कैसा होता है? मुक्त होता। मुक्त मतलब मोह माया से परे, मतलब जहाँ जिस चीज में बैठ गया वो बस वहीं से चालू हो जाती है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठ गया हूँ यार, मेरे घर में मिस्त्री काम कर रही है यार, पता नहीं कहाँ ईंट को नहीं ले जाए उनके घर यार, अपन आ गए इधर यार, ठीक है। नहीं तो ऐसे होना चाहिए मुक्त, ठीक है ना। देखो अगला, तो ये था पूरा का पूरा। कितने ऑब्जेक्टिव हो गए कंप्लीट? बस इतना ही है इसमें, ठीक है। नहीं 16 ऑब्जेक्टिव है इसमें। अब अगला जो पार्ट है उसका नाम है अभिप्रेरणात्मक प्रशिक्षण तथा व्यवहार कौशल। उसको बोलते हैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग एंड बिहेवियर स्किल्स, ठीक है ना। मोटिवेशनल का मतलब होता है कि आपको क्या होता है? हमेशा क्या रहना चाहिए? मोटिवेट रहना चाहिए। आपका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार। आपका व्यवहार हमेशा कैसा होना चाहिए? तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्या वो नहीं लिखाएंगे अपना, ठीक है। ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए टोटल? 16 हो गए। इनको एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ो जल्दी इनको। चैप्टर का नाम संचार कौशल था ना? हाँ, संचार कौशल। अगला चैप्टर है उसका नाम है मोटिवेशनल ट्रेनिंग। हाँ, उसके बाद रहेगा आपका साक्षात्कार। आप दोगे इंटरव्यू फिर। हाँ, ओमपुरी क्या होगा? क्या मुकेशपुरी ओमपुरी अपन? पढ़ लो जल्दी पढ़ लो। मैं अलग अलग पूछूंगा तो तीन पूछूंगा तो 6 3 18 16 पूरे ही। 3 याद कर लो बस, कोई से आगे। सलमान तू स्टार्टिंग के 3 याद कर, तू तीन फिर 3 कर लो, और फिर जैसे याद हो जाए बदलते रहो। 3 पूछूंगा आखिरी से। पढ़ लो जल्दी पढ़ लो। ये बेट बजा जाए उस पर ध्यान मत दो, पढ़ते समय ध्यान नहीं देना चाहिए।
हो गए। सबसे पहला तो था संचार मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। सही है, यही भी है तो सुनने की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला था चयनात्मक, दूसरा था निष्क्रिय, फिर सक्रिय, फिर प्रभावी। हो गए 4 मान। तो ये तो था संचार मतलब अपना श्रवण वाला पार्ट, ठीक है ना। अगला कौन सा था ऑब्जेक्ट बताओ जल्दी फटाफट। खालिस्तान मतलब श्रवण के दौरान वक्ता, एक अच्छे वक्ता और श्रोता के बीच काय का संबंध होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। अगला था आलस्य प्रभावी मनुष्य में हमेशा क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। अगला था प्रभावी श्रोता बनना अधिकतर लोगों के लिए खालिस्तान होता है, ये नहीं लिखवाया मैंने आपको। फिर था एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। फिर था खालिस्तान बौद्धिक विकास में सहायक होता है तो कठिन। फिर था श्रवण के 4 प्रकार हो गए। ट्रिपल ए लिसनिंग में 3 चीजें कौन कौन सी थी? एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। क्लियर। अगला था इसमें कि सुनने का तात्पर्य किससे है? किसी व्यक्ति की विशेष बातों पर ध्यान हाँ, देना चाहिए। किसी व्यक्ति की विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, सब बातों को कानों से सुनना चाहिए। ये सब बात सुनने के लिए तात्पर्य है। अगला था पढ़ते समय आसपास यदि कोई शोर हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? पढ़ते समय हमें उस शोर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला था श्रवण कैसी प्रक्रिया है? श्रवण जो सुनने की प्रक्रिया कैसी है? तो मानसिक एवं सक्रिय प्रक्रिया, ठीक है ना। अगला था कि बोलो बोलो अगला क्या था? ट्रिपल लिसनिंग में श्रोता की मनोवृत्ति कैसी नहीं होना चाहिए? तो आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, बहस नहीं होना चाहिए, विचार नहीं होना चाहिए, बाकी मनोवृत्ति होना चाहिए, उसमें एटीट्यूड होना चाहिए, उसमें अटेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये तो थे पूरा का पूरा कौन सा पार्ट का? श्रवण कौशल। अब लिखो हेडिंग डालो संचार कौशल। हाँ, संचार कौशल बच गया ना। लिखो संचार कौशल, हेडिंग डालो, उसमें लिखो पहला ऑब्जेक्टिव लिखो। हाँ, संचार कौशल का लिखो। लिखो संचार मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? संचार कौशल, संचार मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो लिख लेना संचार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। संचार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। और आपको पता ही है संदेश, एनकोडिंग, फीडबैक, ये सब संचार के क्या है? भाग हैं। अगला लिखो वह व्यक्ति जो किसी सूचना या संदेश को, लिखो वह व्यक्ति जो किसी सूचना या संदेश को वह व्यक्ति जो किसी सूचना या संदेश को लोगों तक पहुंचाता है। बताओ क्या कहलाता है? अरे मतलब जो वह व्यक्ति जो किसी सूचना या किसी बात को लोगों तक पहुंचाता। प्रेस वाले क्या करते हैं? जो पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं? बातों तक पहुंचाते हैं लोगों को, तो उसको बोलते हैं प्रेषक। क्या बोलते हैं? प्रेषक। तो लिखो वह व्यक्ति जो किसी सूचना या संदेशों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है उसे बोलते हैं प्रेषक। इसलिए तुमने देखा होगा तो पत्रकार की गाड़ियों पे लिखा होता प्रेस, लिखा होता है। वो इसलिए लगा होता है क्योंकि लोगों को क्या देते हैं? वो जानकारी देते हैं, ठीक है ना। लिखो अगला खालिस्तान किसी भी संचार का मुख्य विषय होता है। लिखो खालिस्तान किसी भी संचार का मुख्य विषय होता है। तो संदेश एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी वस्तु का, हाँ तो संदेश लिख लो। संदेश किसी भी संचार का मुख्य विषय होता है। संदेश, मैसेज। लिखो अगला संचार के दौरान व्यक्ति से साक्षात्कार के समय घबराहट होती है। अपने को लिखो संचार के दौरान व्यक्ति से साक्षात्कार से, लिखो व्यक्ति से साक्षात्कार के समय जो घबराहट होती है खालिस्तान कहलाती है। देखो सुनो, आपको मैंने कहीं पूछा दिया इंदौर, आपसे बोल दिया कि फलानी कंप्यूटर कंपनी में जाकर आप इंट्रोडक्शन दो, इंटरव्यू दो, तो आप क्या करोगे? वहां पे घबराओगे। तो वो जो घबराओगे वो मेरी कमजोरी थोड़ी नहीं है,
तो तुम्हारे अपने अंदर से, तो उसको वो लिखते हैं स्वाभाविक। हाँ लिखो स्वाभाविक, क्योंकि मेरा तो काम था इंटरव्यू तुम्हें दिलाना, तुम चले गए, लेकिन तुम्हारा स्वाभाविक ऐसा है कि कोई बड़े आदमी से बात कर रहे हो तो सीधा घबरा गए, बात ही नहीं कर रहा, हाथ पाँव फूल गए, ठीक है ना। तो लिखो स्वाभाविक। इसलिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा तो, कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलते हैं। उसका मतलब ये है कि लड़का आज के दुनिया में परसेंट बोलो तो 100 में से 100 बना दे। तुमसे मैं बोल दो किताब रट दो, तो तुम पूरी किताब रट दो, 100 में 100 नंबर ले आओ, लेकिन नौकरी तो उसके लग रही है जिसको 50 नंबर आए, 100 वाले की लगी नहीं रही है। क्यों? कि जो 50 नंबर लाया वो एटमॉस्फेयर के साथ लाया है, और जो 100 नंबर लाया वो सीधा किसके माध्यम से लाया है। तो किताबी नॉलेज काम नहीं आता है। नॉलेज कौन काम आता है? जो पढ़ने के साथ साथ अपन जो पढ़ रहे हैं, अपने जो दोस्त बन रहे हैं, अपन उनसे सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, उस माहौल में ढल रहे हैं, वो एक नॉलेज ज़्यादा है, ना कि किताबी नॉलेज। किताबी नॉलेज से आपकी बेड़ा जरूर पार लग जाएगी, लेकिन बस बेड़ा पार ही लगेगी, जिंदगी तो किससे गुजरेगी? एटमॉस्फेयर का नॉलेज से, ना कि किताबी नॉलेज से, ठीक है ना। लिखो अगला, लिखो साक्षात्कार के समय, साक्षात्कार के समय, साक्षात्कार के समय व्यक्ति को घबराहट से बचने के लिए, साक्षात्कार के समय व्यक्ति को घबराहट से बचने के लिए किसकी जरूरत होती है? बताओ। घबराहट से बचने के लिए खालिस्तान की बहुत जरूरत होती है। हाँ, आत्मविश्वास तो पहले ही, आत्मविश्वास तो स्वभाव के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देखो, आपको कहीं इंटरव्यू देना है और आपको पता है कि मैं घबराता हूँ, क्या करता हूँ? मुझे घबराहट होती है, तो आप क्या करो? पूर्वाभ्यास करो उसका। पहले क्या करो? ट्रेनिंग लो, पहले अभ्यास करो, उसके बाद क्या दो? इंट्रोडक्शन दो। तो लिखो पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास। तो मैं बता दूं, मैं जब तुम किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाओगे तो सामने वाला आपसे ये नहीं पूछेगा आपने आईटी करी कि नहीं करी, वो आपसे पूछ लेगा कि बता भैया तेरी सर्ट में कितनी बटन है? हाँ, कितनी बटन है? 6। कितनी बटन है? सर्ट में कितनी बटन है? 10 बटन सर। जबकि तुमने टी शर्ट पहनी, सर्ट में बटन नहीं थी। तो मैं बता रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ। मैंने तो पहले बोल दिया था, मैं तो पहले। तो ये पूछते डायरेक्टली, तुम्हारा माइंड ओपन भी है कि नहीं है? तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, आप टी शर्ट पहन के गए, पूछ लेंगे बताओ सर्ट में कितनी बटन है, तो तुम्हें अंदाज मार 10 तो ही, ये नहीं याद क्या आज टी शर्ट पहन या फिर पहन गए हाफ शर्ट, अपन 2 बाहों की जोड़ देंगे, ये नहीं याद है कि इसमें बाह भी नहीं। तो ये क्या है? प्रेजेंट ऑफ माइंड। तो मैं जब इंट्रोडक्शन सामने वाला लेगा तो अपने को वहीं चेक कर लेगा, ठीक है नहीं, कि अपन में कितना दम है। किताबी नॉलेज तो तुम्हें पता ही है, ठीक है नहीं। बाकी ऐसा नॉलेज तुम्हें मिलेगा का माहौल से, ऐसा डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो इंटरव्यू में जाने के लिए बहुत सारे लोगों को पता है 10-20 हज़ार की कोचिंग करते हैं इंटरव्यू पास करने के लिए, जबकि वो चाहते नहीं, तो वो काम अपने पढ़ते पढ़ते ही हो जाता साथ में। लिखो अगला, लिखो परिभाषा, लिखो संचार की परिभाषा लिखी है। संचार कहते किसे हैं? लिखो संचार की परिभाषा लिखी है, हेडिंग डालो, संचार की परिभाषा लिखी है। तो आज लेट हो गया। लिखो संचार की परिभाषा लिखी है। तो लिखो संचार की परिभाषा क्या होती है? तो लिखो संचार वह एक जटिल प्रक्रिया है। लिखो संचार वह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोगों के, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोगों के विचारों, अनुभूतियों, 2 या 2 से अधिक लोगों के विचारों, अनुभूतियों, तथ्यों तथा विचारों, अनुभूतियों, तथ्यों तथा प्रभावों का, तथ्यों तथा प्रभावों का परस्पर आदान प्रदान होता है, का परस्पर आदान प्रदान होता है, तथ्यों का परस्पर आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगला लिखो, किसी एक मौखिक संचार का उदाहरण दीजिए। लिखो किसी एक मौखिक संचार का उदाहरण दीजिए। मोबाइल फोन। हाँ, किसी एक मौखिक संचार का उदाहरण दीजिए। तो लिखो उसका आंसर होता है सभा में दिया जाने वाला भाषण। लिखो किसी सभा में दिया जाने वाला भाषण, लेक्चर। अगला लिखो
अमौखिक संचार का कोई एक लक्षण लिखिए। लिखो अमौखिक लक्षण, अमौखिक संचार का